गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम फोर्थ सेशन ऑफ रैपिड क्लासेस। दोस्तों काम करने की 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो वो काम समय पर किया जाए या समय से पहले कर लिया जाए, या कई लोग उस काम को थोड़ा देरी से करते हैं। जब काम हम समय पर करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टाइम, और जब काम हम समय से पहले कर लेते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली, और जब काम समय से देर में किया जाता है या समय के बाद किया जाता है तो उसको बोलते हैं लेट। दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप अर्ली। क्या बोलते हैं? गेट अप अर्ली। दोस्तों सुबह जल्दी उठने की आदत सबसे अच्छी आदत है। अगर मुझे ये बोलना है एक सबसे अच्छी आदत है तो बोलेंगे इट इज अ गुड हैबिट। दोस्तों इसी आदत को लेकर मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूं। अगर मुझे ये बोलना है मैं डेली जल्दी उठता हूं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली। कैसे बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली। और जिस दिन दोस्तों हम जल्दी उठते हैं तो उस दिन हम सारे कामों से जल्दी फ्री हो जाते हैं, और जब जल्दी फ्री हो जाते हैं तो हम अपने विषय में काफी सोच सकते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, फ्यूचर में क्या बनना है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमें कौन सा एजुकेशन करना है, कौन सी डिग्री करना है, ये हम सोच पाते हैं। हमें कौन सी जॉब करना है, बिजनेस करना है। दोस्तों अगर हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, हम दिन भर बिजी रहेंगे, लेट उठेंगे तो सारे काम लेट होंगे, और जब लेट होंगे तो हमारे पास खुद के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा। और कई युवाओं के साथ यही होता है कि वो लेट उठते हैं तो वो पूरे दिन भर व्यस्त रहते हैं, उनके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो खुद के बारे में सोचें। दोस्तों आज दुनिया में जितनी हस्तियां ये तरक्की करने वाली हैं या जिनका सितारा बुलंद है, चाहे वो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर, मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा, चाहे वो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट MC मैरी कॉम, चाहे वो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्टर अक्षय कुमार क्यों ना हो। अक्षय कुमार दोस्तों 35 वर्षों से आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं। उनका रिकॉर्ड है कि सूर्य से पहले वो खुद अपने आप को जगा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों जितने लोग आज मैं आपको बता रहा हूं या जिनके बारे में मैंने बताया, ये पर डे जल्दी उठकर अपना सारा काम जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए इनको तरक्की भी जल्दी मिलती है, ये सक्सेस भी जल्दी प्राप्त करते हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आप भी इन लोगों से कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपको जल्दी उठना चाहिए सुबह। तो दोस्तों अगर मैं आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूं तो मैं ड्यूटी कैसे याद दिलाऊंगा? यू शुड गेट अप अर्ली। दोस्तों अगर किसी इंसान की ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग तरीके से याद दिलाई जाए तो शुड की जगह यहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। तो अगर मुझे आपकी ड्यूटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से याद दिलाना है तो मैं यहां पर शुड की जगह किसका यूज करूंगा? मस्ट। तो फिर मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगा? यू मस्ट गेट अप अर्ली। क्या? यू मस्ट गेट अप अर्ली। दोस्तों अगर कोई छात्र जो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, 4-5 सालों से उसके रिजल्ट्स एवरेज आ रहे हो और आप उसको बोलना चाहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए और उसकी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग तरीके से याद दिलाना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? यू मस्ट स्टडी प्रॉपरली। क्या बोलेंगे? यू मस्ट स्टडी प्रॉपरली। दोस्तों अगर आप इस तरीके से सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद में प्राउड फील करेंगे कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, मैं थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूं इंग्लिश में। तो आप धीरे धीरे इन सेंटेंसेस का डे टू डे लाइफ में यूज करते जाइएगा। आप नोटिस कीजिएगा आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। जब इस तरीके से आप नोटिस करेंगे तो आप थोड़ा बोल पाएंगे कि आपको कौन सी इंग्लिश बोलना है, किस जगह पर कौन सा सेंटेंस बोलना है, और इस तरीके से धीरे धीरे आप इंग्लिश इंप्रूव करते जाएंगे। दोस्तों जिन लोगों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, उन लोगों में और हम में केवल एक बात का फर्क है। क्या? दे टॉक लेस एंड वर्क मोर। और हमारे साथ क्या होता है? वी टॉक मोर एंड वर्क लेस। बस दोस्तों इसी एक बात का फर्क है। आज हम जर्नलिस्ट की बात करें, आज न्यूज रिपोर्टर की बात करें, न्यूज प्रेजेंटर की बात करें, न्यूज एडिटर की बात करें, न्यूज एंकर की बात करें। श्वेता सिंह क्यों सभी न्यूज रिपोर्टर से ज्यादा पॉपुलर हैं, क्यों ज्यादा तरक्की कर रहे हैं? दोस्तों उनकी लाइफ इतनी व्यस्त है, वो 24 घंटे अपने काम के लिए तैयार रहती हैं। रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे, 8 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय वो अपने काम के लिए तैयार रहती हैं। शी इज रेडी फॉर हर वर्क ऑल टाइम। तो अगर दोस्तों जब कैंडिडेट कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, तो क्यों नहीं वो प्रोग्रेस करेगा, वो हर दिन तरक्की करेगा। दोस्तों अगर हम अपने काम में
में डेडिकेशन लाएं, अगर हम अपने काम में सिंसियरिटी लाएं, तो हम भी इसी तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ रिपोर्टर, एडिटर, प्रेजेंटर या एंकर, इनकी लाइफ हमेशा व्यस्त रहती है। अगर मैं ये कहूँ कि लाइफ काफ़ी व्यस्त रहती है और इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती, ऐसी लाइफ जिसमें लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत ना हो, उस लाइफ को बोलते हैं हेक्टिक लाइफ। क्या बोलते हैं? हेक्टिक लाइफ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं डॉक्टर्स की लाइफ की बात करूं तो वो भी आजकल क्या है, काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो दोस्तों, मेरी लाइफ में भी आजकल मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूं। मुझे अगर ये बोलना है कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? माई लाइफ इज हेक्टिक। कैसे बोलूंगा दोस्तों? माई लाइफ इज हेक्टिक। जब आप बहुत व्यस्त रहें, जब आपको लगे आप किसी काम के कारण बिजी है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तब इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कभी किसी फैमिली को इनवाइट करते हैं, उनके मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, तो उनके साथ जो बच्चे आते हैं या कभी उनके रिलेटिव्स आते हैं, तो कभी कभी वो रिलेटिव्स और बच्चे किसी नई फैमिली में जाकर थोड़ा अटपटा फील करते हैं, शर्माते हैं। दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन हो कि वो बच्चे अटपटा फील कर रहे हो या शर्मा रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इसको अपना ही घर समझें, मतलब इस घर को भी अपना ही घर समझें। और आप इस तरीके से अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फील एट होम। जब आप इस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। कभी कभी हम भी कभी किसी के घर जाते हैं तो बैठने, उठने, खाने पीने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा शाय फील करते हैं। क्यों? हमें लगता है, हो सकता है कोई खाने पीने के विषय में कुछ सोच ना रहा हो, हम कहाँ बैठे, ये इतने सारे लोग बैठे, कोई अजीब ना समझे हमें कि यहाँ बैठ रहे हैं। दोस्तों, उस दिन मेरे वाइफ ने डिनर में खीर बनाई हुई थी, तो जब मेरा दोस्त वो खीर खा रहा था तो खीर खाते खाते उसने बोला, क्या लाजवाब खीर है, मतलब पूरा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। दोस्तों, जब आप किसी खाने की तारीफ करना चाहते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो आप कैसे बोलेंगे? फूड इज टेस्टी। क्या बोलेंगे? फूड इज टेस्टी। और दोस्तों, कभी किसी के यहाँ भी आप खाना खाने जाते हैं या किसी भी जगह खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये खाना खाने के कुछ मैनर्स हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप खाना खाने के मैनर्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश में प्रोग्रेस करेंगे, आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो आप खाना खाने जाएं जब, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि खाने की तारीफ करना सबसे पहले, तो जब भी आप खाना खाएं और आपको खाना स्वादिष्ट लगे तो आप इस तरीके से खाने की तारीफ करें, फूड इज टेस्टी। और खाना खाने के बाद जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको दावत पर बुलाया है, आप उसके लिए धन्यवाद दें। और दोस्तों, आजकल कई लोगों को मैंने देखा है, जब वो धन्यवाद देते हैं तो 2 शब्द ही बोल देते हैं, थैंक यू। दोस्तों, थोड़ा और अच्छे तरीके से आप किसी को धन्यवाद दें तो और अच्छा लगेगा उसको। आज से आप थोड़ा सा धन्यवाद देने का तरीका और बेहतर कर लीजिए, थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाले को थोड़ा और अच्छा फील होगा। और दोस्तों, ये शब्द ही है जो हमें बेहतर फील कराते हैं, जो हमें बेहतर बनाते हैं, इसलिए शब्दों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही मैं अपनी उन रिलेटिव्स को जिनको मैंने इन्वाइट किया था बाहर छोड़ने गया, तो दोस्तों, आजकल बाहर मार्केट में कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, कई बिजनेस की बातें कर रहे हैं, कई लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कई कोरोना की बात कर रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि तीसरा जो लहर है कोरोना की वो ना आ जाए, और अगर आएगी तो कैसी होगी, उसकी सिचुएशन कंडीशन क्या होगी। तो कई लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। और कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण पूरा मार्केट बेकार हो गया, पूरा बिजनेस ध्वस्त हो गया है, और मार्केट खुल भी गया है तो भी हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। दोस्तों, पहले लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद था, आज खुला हुआ है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। आप पॉजिटिव सोचने की यहाँ पर क्या बात है? पहले ये देखिए, मार्केट पूरा बंद था, आज खुला हुआ है। हम अगर इसको सोचें, समझें कि पहले कुछ नहीं से अच्छा आज कुछ तो सही, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब इन द सेंस, पहले जब हम बंद था लॉकडाउन तो हम बिल्कुल फ्री थे, अर्निंग की कोई सोर्स नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो कम से कम आज अर्निंग हो तो रही है, मार्केट खुला तो हुआ है, तो हमें पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कम से कम कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 1 महीने से वीडियोस वॉच कर रहा हूँ,
मेरी इंग्लिश में सुधार नहीं आ रहा, मैं अच्छी इंग्लिश कब सीखूंगा, मैं पूरी इंग्लिश कब सीख जाऊंगा। दोस्तों अभी 30-32 दिनों से आपने जो क्लासेस वॉच किए हैं, वीडियोस वॉच किए हैं, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है और कई लोग बहुत कुछ बोलना शुरू कर चुके हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आया कई लोगों में। तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो कुछ नहीं आता था आज थोड़ा बहुत कुछ आता है, मतलब इन द सेंस कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दोस्तों फैमिली हर व्यक्ति के लिए हमेशा से खास रहा है। पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं और आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कल फादर्स डे आ रहा है, फादर्स डे अब बहुत करीब है, तो मुझे बोलना है कल फादर्स डे आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। फादर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर। दोस्तों हम अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में जो लोग हमारे रिश्ते में हैं उनको हम कौन कौन से नाम से जानते हैं, आज हम इन रिलेटिव्स के नाम से परिचय होते हैं और उनके नाम को सीखते हैं। दोस्तों चलिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें दादाजी दादी जी की, तो दादा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर और दादी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर। दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में नाना नानी दादा दादी इन चारों को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। दोस्तों अगर मैं पापा की बात करूं तो पापा और मम्मी को इंग्लिश में बोलते हैं फादर मदर और दोनों को मिलाकर इनको इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स। दोस्तों अगर मैं चाचा चाची की बात करूं तो चाचा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। दोस्तों यहाँ पर सी वर्ड बीच में यूज किया गया है, तो जब सी और के वर्ड बीच में या कहीं पर भी सेंटेंस में आते हैं तो उनका जो उच्चारण रहता है वो का ना बोलकर आपको हल्का सा खा के साथ मिक्स करके बोलना है। तो यहाँ पर मैंने अंकल नहीं बोला, यहाँ पर मैंने यूज किया है अंकल। तो इसी तरीके से जब भी आप कभी सी और के वर्ड के साथ किसी वर्ड को उच्चारित करें तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और फिर मैं अब चाची की बात करूं, चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंट, कई लोग इसको आंटी भी बोल देते हैं, ये भी सही है। दोस्तों अगर मैं किसी पत्नी की बात करूं, मतलब कि जो शादीशुदा औरत होती है उसको अगर मैं पत्नी की बात करूं तो उसको बोलेंगे वाइफ, और अगर मैं पति की बात करूं तो पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। क्या बोलते हैं? हस्बैंड। और दोस्तों दोनों को मिलाकर जो नया वर्ड है वो आप सीख लीजिएगा, उसको बोलते हैं स्पाउस। क्या बोलते हैं? स्पाउस। और दोस्तों भाई और बहन, जैसे भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। क्या बोलते हैं? ब्रदर। और बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड आपको मैं बता रहा हूं, वो है सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। दोस्तों जो हमारे और रिश्तेदारों के भाई बहन होते हैं, जैसे चाचा चाची के बेटे बेटियां, वो हमारे लिए होते हैं कजन्स। क्या होते हैं? कजन्स। और दोस्तों हम अगर भतीजे या भांजी की बात करें, जैसे भतीजा और भांजा, तो उसके लिए जो नया वर्ड है वो है नेफ्यू। क्या है? नेफ्यू। अगर मैं भतीजी और भांजी की बात करूं तो उसके लिए नीज। क्या बोलेंगे? नीज। दोस्तों जो सौतेले पापा होते हैं या सौतेली मम्मी होती है उसको बोलते हैं स्टेप फादर और स्टेप मदर। और जो सौतेला बेटा या बेटी होती है उसको बोले स्टेप सन, स्टेप डॉटर। लेकिन जो परिवार के ही बेटे और बेटी होते हैं उनको बोलते हैं सन एंड डॉटर। नानी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैनी, और जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं? ट्विंस। दोस्तों चाची मामी मौसी और बुआ, इन सभी को मॉडर्न इंग्लिश में आंट बोलते हैं, चाहे वो मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, चाची हो। ऐसे ही चाचा मामा मौसा और फूफा, इन सभी को मॉडर्न इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि आपको पैटर्नल अंकल बोलना है, मैटरनल अंकल बोलना है। इन चीज़ों का आपको मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको जो बताया गया है केवल आप उसको फॉलो कीजिएगा। जब भी दोस्तों हमें हॉलीडेज मिलते हैं या कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो हम सभी फ्रेंड्स मिल करके क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं और उसके बाद फिर हम शाम को पार्टी करते हैं। कभी कभी दोस्तों हमारे फ्रेंड्स पार्टी में नॉनवेज ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। आई डोंट टेक नॉनवेज। मेरे दोस्त कभी कभी पूछ लेते हैं आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, तो मैं उनको बोल देता बस यूं ही। दोस्तों जब हम ऐसे ही आंसर देना चाहते हैं बस यूं ही, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। कैसे बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। दोस्तों मेरा खुद का मकान है लेकिन मैं रेंट पर रहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपका खुद का मकान है, आप अपने मकान में क्यों नहीं रहते हैं? तो मैं उनसे बोल देता बस यूं ही। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट।
कैसे बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। दोस्तों कई बच्चों को आपने देखा होगा कि फैमिली में जब मम्मी खाना बनाती है, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, दाल या लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, कद्दू का तो नाम मत लो, कई लोगों को, कई लड़कियों को कद्दू के नाम से उल्टी आने लगती है, चिढ़ होने लगती है। दोस्तों कई लोग खाना खाने में बड़े नखरे करते हैं, मम्मी मुझे ये लौकी की सब्जी नहीं खाना, मुझे भिंडी की सब्जी नहीं खाना है। नखरे करने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक आ फस। क्या बोलते हैं? मेक आ फस। दोस्तों अगर मुझे आपसे पूछना है आजकल आप नखरे करते हैं क्या, नखरे निकालते हैं क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे इंग्लिश में? डू यू मेक अ फस नाउअडेज? कैसे पूछूंगा? डू यू मेक अ फस नाउअडेज? और दोस्तों अगर आप बड़े हो चुके हैं, आप खाने पीने में बिल्कुल नखरे नहीं करते हैं, तो आप मना कर सकते हैं, नो आई डोंट मेक अ फस नाउअडेज बट यू नो। लेकिन दोस्तों अगर आप आगे बताना चाहते हैं कि नखरे निकालने वाला काम मैं अपने बचपन में किया करता था, अब ऐसा काम मैं नहीं करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? बट यू नो I used to make a fuss in my childhood। तो जो कांच की छोटी छोटी गोलियां आती हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल बॉल्स। क्या बोलते हैं? मार्बल बॉल्स। सर 90s के टाइम में मार्बल बॉल से खेलना हर बच्चे को पसंद था, तो मार्बल बॉल से खेलना, प्ले मार्बल बॉल्स। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप मार्बल बॉल से अभी खेलते हैं, आजकल खेलते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू प्ले मार्बल बॉल्स नाउअडेज? दोस्तों अब मेरे पास टाइम नहीं है मार्बल बॉल से खेलने का, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अपने काम में व्यस्त हूं, तो मैं अब ऐसा काम नहीं करता हूं। हाँ लेकिन मैं ये बताना चाहूँ मैंने बचपन में खूब मार्बल बॉल्स के साथ खेला है, मैं खूब खेलता था, तो मैं अगर बताना चाहूंगा कि अभी नहीं खेलता हूं, पहले खेलता था, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आई डोंट प्ले मार्बल बॉल्स नाउअडेज बट यू नो आई यूज्ड टू प्ले मार्बल बॉल्स इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के रूम में, ऑफिस में या केबिन में अंदर जाने से पहले परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ये हमारे संस्कार कहते हैं, मैनर्स कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के रूम में अंदर जाना चाहें तो कैसे परमिशन लेना चाहिए, चलिए सीख लीजिएगा। मे आई कम इनसाइड? कैसे लेंगे परमिशन? मे आई कम इनसाइड? दोस्तों कहते हैं ना कि किसी के रूम में जब जाएं और अगर दरवाजा लगा हुआ है तो उस दरवाजे को खटखटा के आप परमिशन लेके अंदर जाएं। दोस्तों संस्कार कहते हैं कि दरवाजा खटखटाइए, मतलब दरवाजा खटखटाओ, और संगीत कहता है कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ। तो ये क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल। संगीत में एंजॉयमेंट आ चुका है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं आजकल। तो दोस्तों हर चीज में इंसान मौज मस्ती ढूंढता है, एंजॉयमेंट करने की कोशिश करता है। अच्छा भी है, लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए। तो उसमें हम फूड मार्केट से निकलते हैं और गर्मा गर्म बेसन के जब लड्डू बनते हैं शुद्ध घी के, तो उसकी जो खुशबू है वो कभी कोई रोक नहीं पाया। खाने की जो खुशबू आकर सीधे आपके नाक में घुस जाए, आपको लगे क्या खुशबू आ रही है, तो खाने की खुशबू को इंग्लिश में बोलते हैं अरोमा। और दोस्तों जब आपको लगे कि बेहद अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो आप बोल सकते हैं अरोमा इज कमिंग। कैसे बोलेंगे? अरोमा इज कमिंग। तो दोपहर का लंच बाहर जाकर खाना, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल पे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट आउट। क्या बोलते हैं? ईट आउट। और शाम का डिनर बाहर जाकर करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइन आउट। दोस्तों कई लोग इस वर्ड को डाइन आउट बोलते हैं, डाइन आउट नहीं बोलना है दोस्तों, डाइन तो हमें खा जाएगी, हम उसको क्या खाएंगे, इसीलिए उसका सही उच्चारण करें आप डाइन आउट। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर कल आप संडे है, आप डाइन आउट करने जाएंगे, मतलब कि कल बाहर जाकर खाना खाएंगे। भाई संडे को कई लोग फ्री होते हैं, फैमिली को घुमाने के लिए ले जाते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को कैसे इंग्लिश में पूछें? अब आपको एक चीज मालूम है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं? विल से पूछते हैं। तो कैसे पूछेंगे? विल यू डाइन आउट नेक्स्ट डे? कैसे पूछेंगे? विल यू डाइन आउट नेक्स्ट डे? अब दोस्तों बारिश का सीजन चल रहा है
और अभी क्या है, मार्केट पूर्ण रूप से खुला नहीं है, कभी भी बंद हो जाता है और कभी भी ओपन हो जाता है, तो कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों ऐसी कोई चीज जो भविष्य में कभी किसी ने देखी नहीं हो उसको बोलते हैं अनसीन। भाई किसने देखा है फ्यूचर? हो सकता है 2 घंटे बाद बंद हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, तो किसी ने फ्यूचर को देखा नहीं है दोस्तों। और फ्यूचर निश्चित भी नहीं है कि 2 घंटे बाद क्या हो जाए, हो सकता है आधा घंटे बाद बादल होकर बारिश होना शुरू हो जाए, तो फ्यूचर निश्चित भी नहीं है। जब कोई चीज निश्चित नहीं है तो उसको बोलेंगे अनसर्टेन। क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। और दोस्तों फ्यूचर के विषय में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कब क्या हो जाएगा, कौन कब क्या बन जाएगा, कौन किस सरकार में आ जाएगा, कौन किस सरकार से चला जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ कि फ्यूचर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसी टेबल जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। और अगर मुझे इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या बोलेंगे? फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों मेरा श्योर नहीं है कि कल मैं डाइन आउट करने जाऊं। तो जब किसी काम को लेकर हम पक्का श्योर नहीं होते हैं तो हम उसके लिए बोल सकते हैं वेल आई एम नॉट श्योर। कैसे बोलेंगे? वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, जहां तक मेरा सोचना है कि शायद मैं कल डाइन आउट करने जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं मैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकता आपको कि कल मैं डाइन आउट करने जाऊंगा। अगर मेरी फ्यूचर में काम करने की पॉसिबिलिटी 60 to 70% है कि हाँ मैं कल डाइन आउट करने जा सकता हूं। तो दोस्तों जब कोई पॉसिबिलिटी फ्यूचर में 60 to 70% आपको लगता है बतानी हो तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि शायद मैं फ्यूचर में कल डाइन आउट करने जा सकता हूं। I may dine out next day। और दोस्तों आपको जब लगे कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20 to 30% है, तो वहां पर आप मे की जगह माइट का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है आजकल 15-20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश होगी, तो भाई कल भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर घूमने के लिए नहीं निकल पाएंगे, खाना खाने के लिए नहीं निकल पाएंगे, तो मैं फिर वहां पर अपनी पॉसिबिलिटी को और कम कर दूंगा कि मैं शायद कल डिनर करने बाहर जाऊं। तो इसको कैसे बोलेंगे? वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई माइट डाइन आउट नेक्स्ट डे। और दोस्तों जब हम किसी काम को लेकर फ्यूचर में श्योर हो कि मैं ये काम पक्का करूंगा, जैसे कि कल फादर्स डे है और मैं फादर्स डे को पक्का सेलिब्रेट करूंगा, जब किसी काम को लेकर हम फ्यूचर में श्योर होते हैं तो वहां पर हम 100% के लिए विल का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये बताना हो कि मैं कल फादर डे सेलिब्रेट करूंगा, तो इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? आई विल सेलिब्रेट फादर्स डे नेक्स्ट डे। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर मैं श्योर हूं, पक्का बता सकता हूं कि यह काम मैं कल करूंगा, और उसके लिए मैंने अभी यहां पर किसका यूज किया? विल। दोस्तों लेकिन जब हमें लगे कि पॉसिबिलिटी कम है 60 to 70%, तो आप फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करें। जब पॉसिबिलिटी में और गिरावट हो, लग रहा है कि उम्मीद कम है काम होने की, करने की, तो फिर वहां पर मे की जगह माइट का यूज करें आप। दोस्तों कल फादर्स डे है और पूरी जिंदगी भर हमारे फादर अपने कंधों पर हमारी खुशियों की जिम्मेदारियां लेकर जीते रहते हैं, ताउम्र तक वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। दोस्तों एक पल, एक दिन तो उनकी सेलिब्रेशन के लिए बनता है। अगर आप अपने पापा को फादर्स डे पे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों आप उनको एक कार्ड पर लिखकर ये भी बोल सकते हैं, पापा आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप अगर बोलना चाहें अपने पापा को तो कैसे बोलेंगे? नो फादर लाइक यू। और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप कार्ड पर लिख सकते हैं, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू सो मच। कई प्रकार की चीज़ें हैं। और दोस्तों अगर आप और अच्छे से पापा के लिए एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, पापा मैं फ्यूचर में एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। अगर आप इस टाइप से फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं तो आई होप योर फादर विल गेट ग्रेटनेस, ही विल फील बेटर। आपको और आपके पापा दोनों को फादर्स डे सेलिब्रेशन के लिए मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।